वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम लेकर आए हैं एक रेट्रो साइकोलॉजिकल थ्रिलर। साइको थ्रिलर मूवीज तो हमने बहुत सारी देखी हैं, लेकिन 80s 90s में जो थ्रिलर्स बनी थी उनका कुछ अलग ही अंदाज था। तो ऐसी एक मूवी है 1980 में रिलीज हुई थ्रिलर जिसका नाम है द शाइनिंग। ये कहानी है एक बर्फीले पहाड़ पर स्थित एक स्टार होटल की, जिसे साल में 6 महीने बंद कर दिया जाता है क्योंकि बहुत घना स्नोफॉल होता है वहां पर। उन 6 महीनों में यहाँ सिर्फ होटल का केयर टेकर रहता है। अब एक बार होता यह है कि एक नया केयर टेकर अपनी फैमिली के साथ यहाँ 6 महीने के लिए आता है। इस सुनसान जगह पर उसे और उसकी फैमिली को इस बड़े होटल में किन खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ता है। इस होटल में हो रहे मिस्टीरियस और साइको एक्टिविटीज से वो बचकर निकल पाते हैं या फिर नहीं, यही सब कुछ बहुत ही थ्रिलिंग तरीके से दिखाया गया इस मूवी में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में एक खूबसूरत बर्फीले पहाड़ को दिखाते हैं। शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ एक बहुत ही बड़ा और शानदार होटल है जिसका नाम है ओवरलुक। यहाँ पर नए केयरटेकर के इंटरव्यू के लिए अपना हीरो जैक आया है। वो होटल के मैनेजर स्टुअर्ट से मिलता है। मैनेजर बताता है कि देखो, लगभग 6 महीने ये होटल स्नोफॉल की वजह से बंद रहेगा, तो यहाँ पर कोई नहीं होगा सिवाय तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के। यहाँ वैसे फिजिकली ज्यादा काम नहीं होगा, तुम आराम से रह सकते हो। तुम्हारा काम सिर्फ इस होटल का ध्यान रखना है, बस। बाकी तुम अपनी फैमिली के साथ आराम से रह सकते हो। पर हाँ, एक और चीज याद रखना कि उन 6 महीनों में तुम यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा पाओगे। तो अगर तुम्हें इस सुनसान जगह पर बाहरी दुनिया से एकदम डिस्कनेक्ट होकर 6 महीने रहना है और इसके लिए तुम मंजूर हो, तो तुम ये जॉब ले सकते हो। जैक भी कहता है कि मैं तो ऐसी ही जॉब ढूंढ रहा था। वैसे मैं एक राइटर हूँ, तो 6 महीने आराम से अपनी किताब लिख पाऊंगा बिना किसी डिस्टर्बेंस के। बहुत बढ़िया है। लेकिन अब स्टुअर्ट एक और बात बताता है कि 10 साल पहले यहाँ पर जो केयरटेकर था वो अपनी फैमिली के साथ 6 महीने रहने के लिए आया, लेकिन कुछ दिनों में यहाँ के अकेलेपन से वो एकदम साइको बन गया और उसने अपनी बीवी और दोनों बेटियों को बेरहमी से मार डाला और खुद भी खुदकुशी करके मर गया। पुलिस भी आज तक इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई है वैसे, और केस क्लोज हो गया था। क्या अब भी तुम इस जॉब के लिए हाँ करते हो? जैक हंसकर कहता है, अरे कोई बात नहीं, मेरी वाइफ को ऐसी हॉरर स्टोरीज बहुत पसंद है, नो वरी, मैं ये जॉब करने को बिल्कुल तैयार हूँ। ये है जैक की वाइफ वेंडी, और जो मजे से सैंडविच खा रहा है वो है जैक का बेटा डैनी। डैनी अपने अंदर एक और कैरेक्टर को इमेजिन करके उससे बात करता है। उस कैरेक्टर का नाम उसने रखा है टोनी। यानी जब भी डैनी कोई कंफ्यूजन में होता है तो वो टोनी से पूछता है, लगभग जैसे उसका कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी हो। वो टोनी से पूछता है, क्या पापा को वो केयरटेकर वाली नौकरी मिलेगी? क्या लगता है तुम्हें? टोनी कहता है कि जॉब भी मिल गई है और वो तुम्हें कॉल करके खुशखबरी देने वाले हैं। तो सच में वेंडी को जैक का कॉल आता है कि उसे जॉब मिल गई। और दोस्तों, यहाँ पर हमें भी जरा शक होना चाहिए। खैर, आगे देखिए। अब डैनी टोनी से पूछता है, क्या हमें उस होटल में जाना चाहिए? क्या कहते हो? टोनी कहता है कि मत जाओ, वहाँ खतरा है। तब डैनी को इल्यूजन आता है कि होटल के अंदर खून की लहरें उठ रही है। डैनी तो डर कर बेहोश हो जाता है। फिर जब डॉक्टर आती है तो वो वेंडी से पूछती है कि डैनी को इस तरह के इल्यूजन्स कब से आ रहे हैं। वेंडी कहती है, बचपन से वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड टोनी के साथ बात करता रहता है। हाँ, बच्चे वैसे अक्सर ऐसी चीजें करते हैं, तो मैंने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। हमने सोचा बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। यहाँ सीन कट होता है और विंटर होता है शुरू। इस वजह से ओवरलुक होटल 6 महीनों के लिए बंद हो जाएगा। जैक और उसकी फैमिली वहां पर जाती है। मैनेजर स्टुअर्ट उन्हें होटल के टूर पर लेकर जाता है, यानी सारी चीजें उन्हें बताता है। वहां के स्टाफ पैकिंग में बिजी होते हैं क्योंकि सब अपने अपने घर जा रहे हैं और 6 महीने बाद ही लौटेंगे। दूसरी ओर डैनी होटल के गेम रूम में खेल रहा होता है। अचानक उसे 2 ट्विन सिस्टर्स दिखाई देती हैं। वो डर जाता है, लेकिन दोनों गायब हो जाती हैं। यहाँ स्टुअर्ट जैक और विंडी को फिर उनका कमरा दिखाता है। फिर उन्हें गैरेज में लेकर जाकर स्नो कैट नाम की कार दिखाता है जिसे बर्फ में यूज किया जाता है। वैसे वो कहता है कि देखो, इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कभी दिक्कत आती है तो यहाँ से निकलने के लिए आप इस गाड़ी का यूज कर सकते हैं। फिर वो होटल के हेड शेफ से मिलते हैं जो उन्हें स्टोर रूम में लेकर जाता है कि यहाँ फूड आइटम्स का स्टॉक 6 महीने से ज्यादा है, आराम से चल जाएगा आपका, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। फिर वो डैनी से पूछता है, डॉक तुम्हें क्या चाहिए? वेंडी एकदम से चौंक जाती है कि आपको कैसे पता इसका मतलब पेट नाम डॉग है? शेफ कहता है कि आपने अभी इसी नाम से इसे पुकारा था, भूल गए क्या? इसलिए मैंने भी इसका नाम यही लिया। लेकिन क्वेश्चन तो यह है कि वेंडी ने यहाँ आने के बाद डैनी को डॉग नाम से बुलाया ही नहीं। वो जरा कंफ्यूज हो जाती है कि मैंने बुलाया कि नहीं। खैर, अब डैनी शेफ का माइंड रीड करने की कोशिश करता है। दरअसल डैनी कभी कभी दूसरों का माइंड भी रीड कर लेता है। एक तरफ से उसमें कोई पावर है। उसे लगता है कि शेफ मुझे आइसक्रीम देना चाहता है। तब शेफ पूछता है कि बेटा आइसक्रीम खाओगे? वो कहता है हाँ। तो शेफ उसे अकेले में लेकर जाकर आइसक्रीम देता है। दरअसल शेफ भी डैनी की तरह दूसरों का माइंड रीड कर सकता है। वो ये भी जानता है कि डैनी ने उसका माइंड रीड किया था। वो डैनी को ये भी बताता है कि हम दोनों के पास ऐसी शक्ति है जो और किसी के पास नहीं है। मेरी दादी कहती थी कि इस शक्ति को शाइनिंग कहते हैं। डैनी चुपचाप उसकी बातें सुनकर सिर्फ एक सवाल करता है, क्या इस होटल में कोई बुरी घटना हुई थी? आप सिर्फ ये बताइए। शेफ कहता है नहीं, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर।
अब डैनी बताता है कि मेरा फ्रेंड टॉनी कहता है कि इस होटल के रूम नंबर 237 में कुछ बहुत बुरा हुआ, बहुत ज्यादा बुरा, और टोनी ने मुझे वार्न किया था कि इस होटल में मत जाओ। अब ये सुनकर शेफ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो स्ट्रिक्टली कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम और तुम्हारी फैमिली किसी भी सिचुएशन में रूम नंबर 237 के करीब नहीं भटकोगे, समझे। अगले सीन में दिखाते हैं कि होटल अब खाली हो चुका है और यहाँ जैक, वेंडी और डैनी, इनके अलावा कोई नहीं है। सुबह वेंडी अपना यूजुअल काम करती है और जैक को नाश्ता देकर कहती है कि चलो एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, थोड़ा खूबसूरत नज़ारा देख लेंगे और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। पर जैक पता नहीं क्यों अकेला रहना पसंद करता है और कहता है कि देखो मुझे अपनी बुक लिखने दो, मैं इस पे ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ अपना, तुम और डैनी चले जाओ। वेंडी और डैनी फिर होटल के चारों तरफ की जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। ग्रास का बना हुआ एक मेज होता है जिसमें माँ बेटा खेलने लगते हैं। अंदर जैक अपने आप में मस्त होता है। इस तरह एक महीना आराम से गुजर जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब तक इन्हें यहाँ पर जरा सी भी दिक्कत नहीं हुई। अब एक दिन डैनी अपने ट्राईसाइकिल को कॉरिडोर में चला रहा होता है तो उसकी नजर पड़ती है रूम नंबर 237 पर। उसके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है कि आखिर इस कमरे में है क्या और यहाँ पर जाने के लिए मना क्यों किया। वो दरवाजा खोलने चाहता है लेकिन फिर अपना इरादा बदल देता है कि नहीं यार, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं, और ये सोचकर वहां से निकल जाता है। यहाँ जैक अपनी राइटिंग में बिल्कुल मस्त होता है। वेंडी फिर उसे बाहर चलने को कहती है। वो भी कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं काम कर रहा हूँ, तुम चाहो तो तुम बाहर जा सकती हो आराम से। वो दोबारा कहती है कि जैक बाहर चलो। पिछली बार तो जैक ने बड़े आराम से कहा था, लेकिन इस बार वो अपना लिखा हुआ कागज फाड़ कर चिल्लाता है कि मुझे चैन से लिखने दोगी या फिर नहीं। वेंडी उदास होकर चली जाती है कि दरअसल जैक उसके ऊपर कभी इस तरह नहीं चिल्लाता था, दिस इज फर्स्ट टाइम। वेंडी फिर से डैनी के साथ बाहर जाकर आराम से खेलने लग जाती है। अब होता यह है कि इस अकेलेपन ने जैक को धीरे धीरे एक साइको में बदल दिया होता है। उस रात वेंडी किसी को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन सारे लाइंस डेड होते हैं। फिर वो रेडियो के जरिए लोकल पुलिस स्टेशन को कॉल करती है तो वो बताते हैं कि तूफान की वजह से सारे कनेक्शंस कट हो चुके हैं, अपना रेडियो ऑन रखिए, अगर कोई डिजास्टर अलर्ट देना हो तो हम उसके जरिए आपको दे देंगे। इसके बाद कुछ दिन बीतते हैं। अब एक दिन डैनी देखता है कि वो ट्विंस कॉरिडोर में खड़ी हैं और उसे अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हैं। अचानक दोनों खून से लथपथ नीचे पड़ी होती हैं, दीवार भी खून से भरे होते हैं। डैनी बहुत डर जाता है और टोनी से पूछता है भाई क्या हो रहा है ये। टोनी नाम का इमेजिनरी कैरेक्टर बताता है कि देखो तुम डरो मत, जैसा शेफ ने कहा था ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं। कुछ दिनों के बाद जब डैनी खेल रहा होता है तो अचानक उसके पास एक बॉल आती है। अब जहां से वो बॉल आई थी डैनी उसी दिशा में चल जाता है। बॉल आई थी रूम नंबर 237 से और अब उसका दरवाजा खुला हुआ है। ओह मुझे भी डर लग रहा है। यहाँ वेंडी को अचानक एक चीख सुनाई देती है। वो तुरंत जाकर देखती है तो जैक नीचे पड़ा होता है और जोर जोर से रो भी रहा होता है, वो भी अजीब तरह से। वेंडी फिर उसको कैसे भी करके शांत करके पूछती है तुम्हें हुआ क्या आखिर। वो बताता है मुझे सपना आया था कि मैं तुम्हें और डैनी को मार रहा हूँ। वेंडी भी कहती है अरे ये महज सपना होगा, इसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। तभी डैनी एकदम डरा सहमा वहां पर आकर खड़ा हो जाता है। उसकी शर्ट फटी होती है और लगता है किसी ने उसकी गर्दन पर हमला किया है। वेंडी भी एकदम शॉक हो जाती है और जैक पर चिल्लाती है कि तुमने डैनी पर हमला किया है, तुम पागल हो गए हो क्या। जैक कहता है प्लीज मेरा विश्वास करो, मैंने उसे नहीं मारा। फिर वो पागलों की तरह चिल्लाता हुआ कॉरिडोर में चलने लग जाता है। उसके बाद वो होटल के बार में जाता है जहां से अलग अलग इल्यूजन्स होते हैं, जैसे कि एक बारटेंडर उसके सामने खड़ा हुआ है। वो बारटेंडर को बताता है कि मैंने कभी अपने बेटे पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन मेरी वाइफ कहती है कि मैंने उस पर हमला किया, क्यों कर रही है मेरी वाइफ मेरे साथ ऐसा। इतने में वेंडी वहां पर बेसबॉल बैट हाथ में लिए आती है और जैक से कहती है कि मैंने रूम नंबर 237 में एक डरावनी औरत को देखा। जैक अब उस कमरे को चेक करने जाता है। दूसरी ओर दिखाते हैं तो शेफ को सेंस हो रहा होता है कि होटल में कुछ गलत हो रहा है और डैनी पर किसी बुरी शक्ति का असर पड़ा है। यहाँ जैक रूम नंबर 237 में जाता है। वहां पर एक खूबसूरत लड़की, बहुत ही खूबसूरत, बाथटब से निकलकर जैक की ओर आती है। जैक बेखुद होकर उसे गले लगा लेता है, लेकिन तभी आईने में उसका रूप दिखता है जो कि एक डरावनी दिखने वाली बूढ़ी औरत का रूप है। वो जैक को पकड़ने आती है तो जैक जल्दी से बाहर भाग जाता है और दरवाजा जल्दी बंद कर देता है। अब शेफ होटल को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन सारे लाइंस डेड होते हैं। वो वहां के पुलिस स्टेशन को कॉल करके बताता है ओवरलुक होटल में एक फैमिली है जो शायद अभी खतरे में है, आप प्लीज उनकी मदद कीजिए। ऑफिसर कहता है कि आप 20 मिनट के बाद कॉल कीजिए, मैं चेक करके बताता हूँ। यहाँ जैक वेंडी को समझाने जाता है कि जैसा तुम डर रही थी उस कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। और हाँ, तुम डैनी की बातों को सीरियसली मत लो, वो बच्चा है, कुछ भी इमेजिन कर लेता है। वेंडी कहती है जो भी है मुझे ये जगह ठीक नहीं लगती, प्लीज चलो यहाँ से। लेकिन जैक तो साइको की तरह उस पर चिल्लाता है कि मैंने 6 महीने यहाँ रहने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम्हारे डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा काम। फिर डैनी को दिखाते हैं जो बहुत डरा हुआ है और उसे होटल के अंदर खून की नदियां बहती हुई दिखती है और एक दरवाजे पर खून से रेड ड्रम करके लिखा होता है। फिर जैक पार्टी हॉल में जाता है जो एकदम खाली है, लेकिन जैक को वहां पर एक पार्टी होती हुई दिखती है। एक वेटर जैक के ऊपर कुछ गिरा देता है और फिर सॉरी कहकर उसे बाथरूम में ले जाकर साफ करता है। वेटर अपना नाम चार्ल्स बताता है।
जैक पूछता है, अच्छा तो क्या ये आप वो पुराने केयरटेकर हैं जिसने अपनी बीवी और 2 बेटियों को मार डाला? वो कहता है, हाँ मैं ही वो केयरटेकर हूँ। मेरी वाइफ और बेटियां मुझे काम नहीं करने दे रही थी, हमेशा मुझे डिस्टर्ब करती रहती थी, इसलिए मैंने सबको खत्म कर दिया। लगता है तुम्हारे परिवार में भी तुम्हें काम नहीं करने देता है कोई, इसीलिए तुम एक काम करो, उन सभी को मार डालो। हाँ, खासकर डैनी को, जो जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बना फिरता है। पहले उसे मारो, फिर अपनी वाइफ को। अब जैक जो पहले आधा साइको था वो पूरा साइको बन जाता है और वहां से बाहर निकलकर वो सबसे पहले होटल का रेडियो सिस्टम तोड़ देता है। यहाँ डैनी को बड़बड़ाते हुए सुनकर वेंडी उसके पास जाती है तो वो बार बार रेड रम रेड रम रेड रम करके एक ही शब्द बड़बड़ा रहा होता है। वेंडी पूछती है, ये क्या लगा रखा है डैनी तुमने? वो कहता है, डैनी नहीं, टोनी हूँ। वो कहती है, ठीक है तुम डैनी को बुलाओ, वो कहाँ है? वो कहता है कि डैनी नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है अभी। अब वेंडी परेशान हो जाती है कि ये मेरे बच्चे को हो क्या गया, ये ऐसी बातें कर क्यों रहा है। इसी बीच शेफ फिर पुलिस स्टेशन को कॉल करता है तो वो बताते हैं कि हमने रेडियो पर उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन लगता है उनका रेडियो काम नहीं कर रहा। शेफ को यकीन हो जाता है कि होटल में जरूर कुछ बुरा हो रहा है। वो तुरंत फ्लाइट में उस टाउन के लिए निकल पड़ता है जहां पर ओवरलुक होटल है। यहाँ वेंडी देखती है कि पिछले 5 महीनों से जैक क्या टाइप कर रहा था। सिर्फ एक ही सेंटेंस को वो बार बार टाइपराइटर पर टाइप कर रहा था। अब वो एकदम शॉक होकर मुड़ती है तो वहां पर जैक आता है। यहाँ पर जैक, इनका असली नाम भी जैक निकोलसन ही है। इनकी एक्टिंग उभर कर सामने आती है। वो कहता है कि अरे अरे तुम्हें तो सब पता चल गया, अब मैं क्या करूं बताओ। मैं इस होटल में काम करने आया था लेकिन तुमने और तुम्हारे उस ओवर स्मार्ट बेटे ने मुझे एक पल भी चैन से काम नहीं करने दिया है, इसीलिए मैं अब तुम दोनों को खत्म करने जा रहा हूँ। बात बड़ी सिंपल है, बुलाओ उसको, वरना अगर मैंने उसको ढूंढ लिया तो बहुत बुरी मौत होगी। ऐसे में कम से कम एक अच्छी मौत तो होगी उसे। वेंडी उसके सर पर बेसबॉल से वार करती है तो वो बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे खींचकर स्टोर रूम में ले जाकर लॉक कर देती है। वो बहुत रोती है कि ये पहले वाला जैक नहीं रहा बल्कि एक खतरनाक साइको बन चुका है। फिर वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से बच निकलने के लिए गैराज में जाती है जहाँ बर्फ में चलने वाला वो स्मार्ट कैट होता है। लेकिन जैक कहाँ, वो तो और भी खतरनाक, उसने पहले ही वो डैमेज कर दिया था ताकि वेंडी और डैनी यहाँ से बच ही ना पाए। अब स्टोर रूम में जैक को होश आता है तो उसे मरे हुए चार्ल्स की आवाज उकसाती है कि ये होटल तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें अपनी वाइफ और बेटे को मारना होगा, जल्दी जाओ। और तभी स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुलता है। मतलब यहाँ कोई खतरनाक अमानुष्य शक्ति है जो इनसे ये सब कुछ करवा रही है। शेफ एक स्नो व्हीकल में होटल की ओर आ रहा होता है। वहां वेंडी अपने कमरे में सो रही होती है। उसे नहीं पता कि जैक स्टोर रूम से बाहर निकल चुका है। वो सोच रही होती है कि रात को बस यहाँ रुककर सुबह कैसे भी करके डैनी को लेकर निकल जाऊंगी। तभी अचानक उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि डैनी उसके पास में है और उसके हाथ में एक चाकू। दरअसल उसने इल्यूजन में जो रेड ड्रम शब्द कहा था उसे उसने दरवाजे पर अपने खून से लिखा होता है। वो चाकू छीनकर पूछती है कि चाकू हाथ में क्यों लिया तुमने? तभी वो आईने में दरवाजे का रिफ्लेक्शन देखती है और समझ आती है कि डैनी जो शब्द बड़बड़ा रहा था वो रेड ड्रम नहीं बल्कि उसका रिफ्लेक्शन यानी मर्डर है। मतलब डैनी उसे इनडायरेक्टली बता रहा था कि तुम्हारा पति तुम्हारा कत्ल करने जा रहा है। तभी जैक कुल्हाड़ी से कमरे का दरवाजा तोड़ने लग जाता है। उसके सर पर जैसे कत्ल का भूत सवार हो। वेंडी और डैनी अब बचने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं और वहां वो एक छोटा विंडो खोलकर डैनी को बाहर भेज देती है। विंडो छोटा होता है तो वेंडी उसमें घुस नहीं पाती और यहाँ जैक कमरे का दरवाजा तोड़कर बाथरूम का दरवाजा भी तोड़ने लग जाता है। दरवाजा आधा टूट भी जाता है लेकिन तभी वेंडी के पास जो चाकू था उससे वो जैक के हाथ पर वार करती है। इसी बीच जैक को बाहर किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल शेफ यहाँ पर पहुंच चुका है। अब जैक वेंडी को छोड़कर पहले उस शेफ को खत्म करने के लिए बाहर जाता है। डैनी भी अपनी माँ को बचाने के लिए फिर से होटल के अंदर आ जाता है लेकिन जैक को देखकर वो एकदम छुप जाता है। शेफ को यहाँ के माहौल का जरा भी अंदाजा नहीं होता और वो सीधे होटल के अंदर आ जाता है। तभी जैक कुल्हाड़ी से उसके ऊपर वार करता है और घिनौने तरीके से उसे मार डालता है। ये लगता है ये मरने के लिए यहाँ पर आया। तभी ये देखकर डैनी चिल्लाता है और जैक अब उसके पीछे। डैनी बड़ी मुश्किल से बाहर ग्रास से बने मेज के अंदर भाग जाता है। हालांकि वो जिगजैग मेज से निकलने का रास्ता नहीं जानता पर वो किसी तरह बड़ी मुश्किल से जैक से बचना चाहता है कैसे भी करके। पर जैक डैनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करने लगता है। वेंडी अब कमरे से बाहर निकलती है तो उसे बड़ा अजीब दृश्य दिखता है। लॉबी में पड़ी हुई लाश, एक वेटर जिसके सर से खून बह रहा है, हर तरफ स्केलेटन्स। ये सब देखकर वेंडी एकदम फ्रीज हो जाती है। उस मेज के घुमावदार रास्तों पर गोल गोल घूमते हुए डैनी समझ जाता है कि पापा मेरे फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं। अब वो अपने फुटप्रिंट्स मिटाने लग जाता है और जंप करके एक दूसरी तरफ छिप जाता है। अब वेंडी देखती है कि एक अजीब खून की बू आ रही है। वो वहां जाती है तो खून की ऊंची लहरों को देखकर बिल्कुल डर जाती है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। यहाँ बेचारा डैनी अपने फुटप्रिंट्स को ट्रैक करके उसी रास्ते पर वापस बाहर आ जाता है और अपनी माँ से मिलता है। दोनों उस गाड़ी में बैठ जाते हैं जिसमें शेफ यहाँ पर आया था। वेंडी उसे स्टार्ट करती है और दोनों होटल से दूर जाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ जैक मेज से बाहर का रास्ता ढूंढ नहीं पाता। सुबह होती है और तब तक जैक बर्फ में जमकर मर चुका होता है।
अगले सीन में ओवरलुक होटल को दिखाते हैं और उस होटल में कई फोटोज रखे होते हैं। उनमें से एक फोटो होता है जैक का। दोस्तों आप सोच रहे होंगे मूवी खत्म होगी, लेकिन इसका सीक्वल भी है जो 40 साल के बाद आया, यानी कि 2019 में रिलीज हो गया था, जिसका नाम है डॉक्टर स्लीप। चैनल पर अगली मूवी बिल्कुल वही होगी, तो मिस मत कीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ ख्याल रखिए यार अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।